तो फरवरी के महीने के बारे में हम बात करेंगे। फरवरी 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपका वृषभ लगन बन रहा हो, तो वृषभ लगन के चार्ट के हिसाब से आप इस महीने के गोचर को किस प्रकार देख सकेंगे। यह आपका ही चार्ट है और इसमें जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, वो फरवरी के महीने के हिसाब से आपको दिखाई गई। हालांकि कुछ ग्रहों के गोचर में परिवर्तन अवश्य हो सकता है महीने के मध्य में। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद देखेंगे आपको ये जो प्लेसमेंट नजर आ रही है, इनका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में बात करें सूर्य की, तो सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करने वाले हैं, फिर ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर मकर राशि में होगा, 11 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस मंथ में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल का गोचर मिथुन में होगा और 23 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति 4 फरवरी से वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि कुंभ में है फिलहाल। चंद्रमा 1 फरवरी को हमें लगभग मीन राशि में देखने को मिल जाएंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल इस मंथ में कोई भी बदलाव नहीं है, जहां ऑलरेडी राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ सबसे पहले लग्नेश से शुरू करते हैं। आपको किस प्रकार का प्रभाव इस मंथ में देखने को मिलेगा इन सभी ग्रहों का। सबसे पहले तो यहाँ शुक्र की जहां तक बात है, शुक्र आपके लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे इस मंथ में। और वो राहु के साथ युति भी कर रहे हैं, तो राहु के साथ इनका जो युति हो रहा है, ये धन के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन से अगर आपको किसी भी प्रकार का इनकम होता है, उस मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपके नेटवर्क विस्तार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए, शुक्र राहु के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए आपका जो मैरिड लाइफ है उस पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। हालांकि आप अपने सप्तम भाव में स्थित ग्रह को और मंगल को जरूर देख लीजिएगा इसके लिए। तो शुक्र का यहाँ आना आपको बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ दे सकता है, काफी सडन गेन दे सकता है। अगर आप एक पुरुष हैं, तो आपका किसी और से फ्रेंडशिप या कोई अफेयर हो सकता है। शुक्र का दृष्टि यहाँ से आपके पंचम पे पड़ेगा, पंचम पे पड़ेगा तो यहाँ केतु स्थित है। पहले से कोई भी चल रहा अफेयर है वो टूट सकता है और कोई भी नया अफेयर बन सकता है आपका। इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा लग्जरी की तरफ रुझान रहेगा इस मंथ में, और कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके थोड़ी असंतुष्टि भी रहेगी। जिन जातकों का शुक्र बहुत ज्यादा खराब है या जिन जातकों का शुक्र ऑलरेडी राहु के साथ है, उनके कुछ नए रिलेशनशिप बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर स्त्री का चार्ट हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये लग्जरी वाइज तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उनके लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से काफी खराब रहेगा। फिर शुक्र क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी, छठे भाव के स्वामी होने की वजह से छठे भाव से संबंधित कार्यों से भी आपको काफी ज्यादा फायदा और गेन होने की संभावना रहेगी। शुक्र का जो दृष्टि आपके पांचवें भाव पे पड़ रहा है, ये आपकी संतान के लिए अच्छा काम करेगा। हालांकि तो संतान के प्रति आप थोड़े अवेयर जरूर नजर आएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर होगा मकर राशि में। तो बुध का जो मकर राशि में गोचर हो रहा है, ये 11 फरवरी तक ही है। 11 फरवरी तक की स्थितियों में अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं दूर की यात्रा करना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के पर्पज से कहीं जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन को लेके, तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। इसके साथ साथ आपकी संतान के पर्पज से भी अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ से बुध की दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव को ये काफी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्योंकि इनके साथ सूर्य भी रहेंगे शुरुआत में, इसलिए जो सूर्य का गोचर है 12 फरवरी तक रहेगा। और बुध लगभग 11 फरवरी तक रहेंगे, 11 फरवरी को यहाँ से वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो यहाँ सम्मिलित रूप से दोनों का ही प्रभाव पड़ रहा है तीसरे भाव पे, इसलिए लगभग 11-12 तारीख तक आपके लिए कितना भी हार्डवर्क आप कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड काम है, उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट आप लगा सकते हैं। बुध का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ आपको नया ज्ञान ग्रहण करने, कुछ नई सूचनाएं ग्रहण करने के मामले में काफी सपोर्ट करेगा। साथ ही अगर आप पत्रकारिता या ऐसे किसी काम से जुड़े हैं, तो आपको अन्य फायदे भी मिल सकते हैं। फिर देखिए, बुध क्योंकि आपके वो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपको फॉरेन से इनकम होना या कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर से आपको फायदा होना, इस बात की संभावना है। और नवम भाव है वो हमारा धार्मिक कार्यों का या आध्यात्मिकता से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, और पूजा पाठ वगैरह से भी जुड़ा है। तो ऐसे जो मामले हैं, उनमें आपको थोड़ी रुचि बढ़ जाएगी बुध के यहाँ होते हुए। साथ ही सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो विदेश से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जो अपने हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश में रह रहे हैं या फिलहाल अभी जाना चाहते हैं।
बुध आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ से जो कुछ भी आप ज्ञान ग्रहण करेंगे, जो भी अनुभव ग्रहण करेंगे, उसको दूसरों को भी आप अच्छे से बता पाएँगे। फिर बुध का यहाँ राशि परिवर्तन हो जाएगा, आपके 10th हाउस में आ जाएँगे। 10th हाउस में आएँगे तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपके डोमेस्टिक मामलों में आपको बुध बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेंगे। 10th हाउस में बुध आ जाएँगे तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, भले ही आप किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपने टैलेंट का उपयोग करना काफ़ी आसान रहेगा। साथ में यहाँ धन संबंधी स्थितियों को लेकर भी बुध बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको करने वाले हैं। बुध यहाँ 5वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हुए होंगे, इसलिए आपका जो एफर्ट है कहीं न कहीं आप अपने माइंड से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से कितना ज़्यादा एफर्ट अपने कार्यक्षेत्र में लगा रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा आपके लिए। बुध का दृष्टि फिर 4th हाउस पे है जो आपको घरेलू मामलों में अच्छी रणनीति बनाने में मदद करेगा और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन फैमिली के साथ स्थापित करेगा आपका। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे आपके तीसरे घर के स्वामी, शुरुआत में इनका गोचर 11वें घर में होगा। ये हो सकता है कि कहीं न कहीं मंथ के स्टार्टिंग में कुछ बड़ा गेन दिखाता है, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाता है। वो फ़ायदा आपके अपने फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, अपनी माताजी से हो सकता है या किसी अदर पर्सन से हो सकता है। पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो ज़्यादातर केस में या तो उनको अपनी मदर से फ़ायदा होगा या उनको किसी स्त्री वगैरह से फ़ायदा होगा। चंद्रमा यहाँ है तो संतान पक्ष के लिए बेहद अच्छी स्थिति है। चंद्रमा फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे यहाँ से और वो आपके 12th हाउस में चले जाएँगे। 12th हाउस में जाएँगे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे जो किसी भी प्रकार से क्रिएटिव वर्क से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कामों से जुड़े हैं। चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डालेंगे 6th हाउस पे तो आपके लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपनी डेली लाइफ़ को मैनेज करना आसान नहीं होगा। फिर चंद्रमा आ जाएँगे आपके लगन में। लगन में आएँगे तो लगभग इनको जो डेट आपको रहेगी 5-6 तारीख के आस-पास की रहेगी। ये लगन में आने से आपके लिए बहुत सारी नई संभावनाएँ खुलेगी। एक तो आप ज़्यादा जिज्ञासु बनेंगे, काफ़ी क्रिएटिव बनेंगे, साथ में अपनी कोई भी प्रकार के कार्य को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर चंद्रमा लगन में आते हैं। साथ ही चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी तो मैरिड लाइफ में चल रहे इश्यूज को ये दूर करेंगे, साथ में थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव बनाएँगे आपको चंद्रमा यहाँ आने से माइंड से। फिर चंद्रमा सेकंड हाउस में आ जाएँगे, सेकंड हाउस में इनका आना बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए धन संबंधी मामलों में, फैमिली से रिलेटेड मामलों में। हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम बिताने को मिले। फिर चंद्रमा अपने ही घर में प्रवेश करेंगे जहाँ पर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट पे भरोसा करने या टैलेंट पे फ़ोकस करने के लिए प्रेरित करेंगे। और ये जो चंद्रमा रहेगा थर्ड हाउस का वो सडनली कोई बहुत बड़ी यात्रा दे सकता है। वो यात्रा आपकी शॉर्ट टूर हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी हो सकती है। तो थर्ड हाउस तक का चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य 4th लॉर्ड है और सूर्य का गोचर हो रहा है 9वें भाव में। 9वें भाव में सूर्य का गोचर है तो अपने घर परिवार को छोड़कर जो भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई दूर रह रहा है घर से, किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, उन लोगों को यहाँ बेहद फ़ायदा है। पिता से आपको बेहद अच्छा सहयोग मिल जाएगा। हालाँकि कुछ मामलों में पिता के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमियाँ रह सकती हैं। यहाँ पे देखिए आप कोई भी स्टडी पर्पज़ से अगर आप इसको लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में सूर्य का दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगा, जो कि आपके टैलेंट में वृद्धि करेगा। सूर्य उसके बाद आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएँगे और बुध भी यहाँ रहेंगे। तो बुध आपको हमेशा ही हेल्प करते हैं। जब भी वो सूर्य के साथ स्थित होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं और यहाँ तो ऑलरेडी शनि भी गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ सूर्य का आना कहीं न कहीं आपको प्रमोशन दिला सकता है, आपको करियर में कुछ ऊँचाइयाँ दिला सकता है, करियर के लिए कुछ बेहतर प्लान आप कर सकते हैं। यहाँ सूर्य के आने से आपके बॉस के साथ थोड़े संबंध बिगड़े हुए रह सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो वो 4th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं और वो 10th लॉर्ड के साथ ही होंगे। इसलिए ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा करियर फ़ोकस्ड बनाती है। तो करियर को लेके एक बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन घर परिवार के कार्यों से शायद आप उतने ज़्यादा संतुष्ट ना हों, सिर्फ़ यहाँ आपको बुध ही सहायता कर सकते हैं अब कार्यों को मैनेज करने में। तो सूर्य का जो गोचर है वो बेहद लाभकारी रहेगा आप लोगों के लिए और करियर पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करके चलिएगा इस मंथ में। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने बुध के बारे में बात की, शुक्र के बारे में और मंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल का गोचर देखा जाएगा तो मंगल 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके वाणी स्थान में गोचर करेंगे। हालाँकि फिर ये अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर इनका जो समय है वो आपके 2nd हाउस में गुज़रेगा। इसलिए धन संपत्ति के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा अपनी वाणी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ में आप में किसी भी प्रकार का अवगुण है, किसी भी प्रकार का ऐसा अवगुण कि आप बहुत छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, कहीं न कहीं आप लड़ाई-झगड़ा करने लग जाते हैं, ऐसे मामलों में मंगल यहाँ उतना अच्छा नहीं है।
लेकिन थोड़ा-सा अपने टैलेंट पे फ़ोकस करेंगे, अपनी खुद की क्षमताओं को जानेंगे, पहचानेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो मंगल यहाँ पर सप्तमेश होके बैठे हैं। सप्तमेश होके बैठे हैं तो आपका कोई भी फैमिली बिज़नेस हो या इंडिविजुअल रूप से भी अगर कोई बिज़नेस है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको फ़ॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम होती है या 12th हाउस से जुड़े हुए मामलों से किसी भी प्रकार का गेन होता है, इनकम होती है, उस मामले में मंगल बेहद सपोर्ट करेंगे। मंगल का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके पंचम भाव पे और यहाँ ऑलरेडी केतु का ट्रांज़िट है। तो यहाँ संतान को लेके थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी आपको शुरुआत में। साथ में यहाँ आपकी लव लाइफ़ के लेके उतना अच्छा नहीं है और मंगल का दृष्टि पड़ रहा है तो ये आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देने की कोशिश करेगा, तेज़ी से डिसीज़न लेने के लिए भी आप प्रेरित होंगे। मंगल का दृष्टि आएगा आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे मंगल का दृष्टि बेहद अच्छा काम करेगा आपके लिए। पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है, चाहे कोई अन्य मामला है, किसी के साथ पार्टनरशिप करके काम किया है या जॉइंटली किसी के साथ कोई काम किया है, उन मामलों में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो मुख्य रूप से आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़े उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, धन और संपत्ति को लेके। मंगल का दृष्टि 9th हाउस पे आएगा। 9th हाउस पे जो दृष्टि आएगा इसकी वजह से दूर की यात्राएँ करना बेहद अच्छा रहेगा। आपकी एजुकेशन के लिए बेहद अच्छा रहेगा। कुछ भी सीखना, समझना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर मंगल आ जाएँगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मंगल आ जाएँगे तो लगभग इनका जो गोचर रहेगा 23 फरवरी से रहेगा। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर समय इनका यहीं गुज़र जाएगा लेकिन। फिर देखिए गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके 8वें घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी हैं। गुरु का गोचर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और इस मंथ में आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में कि गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। तो 4 फरवरी से ही मार्गी होने जा रहे हैं, इसलिए लगभग पूरा महीना ही इनका काफ़ी स्पीड से गुज़रेगा। अब जिन लोगों को भी मैरिज करना है, एंगेजमेंट करना है, उनके लिए बहुत ही शानदार समय है ये वाला। साथ में आपने जो-जो अभी तक प्लानिंग की है, जब तक गुरु वक्री रहे हैं, तब तक आपकी जो प्लानिंग्स रही हैं, किस प्रकार से आपने प्लानिंग की है, किस प्रकार से उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब आपको देखना है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन लोगों के लिए संतान की प्राप्ति की संभावनाएँ बनेगी। साथ में आपका यहाँ गुरु स्थित है तो बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएगा आपकी लाइफ को। तो गुरु का यहाँ फिर जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपके 5वें भाव पे पड़ रहा है। 5वें भाव पे पड़ रहा है तो संतान के लिए अच्छा होगा, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया, आपकी लर्निंग्स के लिए अच्छा होगा, आपके डिसीजन के लिए अच्छा होगा। इनका दृष्टि 7वें भाव पे तो बिज़नेस के लिए अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का इश्यू चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं न कहीं एक बहुत ही शालीन व्यक्ति, एक बहुत ही एक जेंटलमैन के तौर पे यहाँ गुरु आपको दिखाते हैं। तो आपको बेहतर तरीके से दूसरे लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी क्योंकि गुरु 11वें घर के स्वामी हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ाएँगे और वो 8वें घर के स्वामी 8वें घर के थ्रू किसी भी प्रकार का भले ही आपका काम है, आपको गेन होने की संभावनाएँ बनेंगी। फिर गुरु का दृष्टि रहेगा 9वें भाव पे। 9वें भाव में ज़रूर इनका नीच का घर है ये, लेकिन क्योंकि वो कारक माने जाते हैं 9वें भाव के, इसलिए आपको यहाँ उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे गुरु। तो गुरु लगन का है तो थोड़ा ज़िद्दी अवश्य ही बनाता है और अपने ज्ञान का घमंड या अपनी खुद के विचारों का घमंड व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब क्योंकि गुरु काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रहेंगे, काफ़ी फ़ास्ट रहेंगे, इसलिए ज़्यादातर काम आपके इस समय में बन जाएँगे। फिर देखिए शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। 10th हाउस में ही इनका गोचर है। तो ये कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और शनि क्योंकि अभी यहीं गोचर करने वाले हैं काफ़ी समय तक। इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा-सा और समय आपके लिए अब शनि फिर यहाँ से निकल जाएँगे, वो आपके 11वें भाव में चले जाएँगे। तो फिलहाल जितनी भी आपकी पेंडिंग जो ज़िम्मेदारियाँ हैं कार्यक्षेत्र को लेके, उनका पूरा करने के लिए देखिएगा और काफ़ी अच्छे से आप फ़ोकस कीजिएगा अपने करियर पे। तो ये लगभग आपको करियर में बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों तक इस प्रकार से शनि पहुँचा सकते हैं। शनि का फिर दृष्टि 12th हाउस पे है तो फॉरेन से जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनको बेहद फ़ायदा होगा। हालाँकि ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, थोड़े बहुत आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है पार्टनर से और शनि का दृष्टि 4th हाउस पे रहेगा तो इस मामले में भी आपको घरेलू मामलों में शनि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने की कोशिश करेंगे। शनि का दृष्टि 7वें भाव पे भी रहेगा तो आप अपने 7वें भाव से संबंधित जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में और कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात की जाए, तो इस मंथ में आपको 6 से 7 तारीख तक और 10 से 14 तारीख तक बेहद अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा, जिस भी काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, तो आप अपने कामों को इन दिनों में प्लान अवश्य करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। अगर खराब दिनों की हम बात करेंगे, तो खराब दिनों में सबसे पहले जब चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा 17 से 19 तारीख तक, तो ये स्थिति थोड़ी-सी आपके लिए यहाँ खराब रहेगी। आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पैसे का लेन-देन है किसी के साथ या कोई अन्य मनमुटाव है, तो 17 से 19 तक आपको नुकसान होने के चांसेज़ हैं।
इसके अलावा 17 से 19 तक आप अपने रूटीन को भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएँगे और काफ़ी सारे अन्य इश्यूज़ भी आपको आएँगे, कुछ बड़े खर्चे भी आपके हो सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो 22 और 24 को ये स्थिति बनेगी, यानी 22, 23, 24 को। इस दौरान आपको थोड़ा-सा मेंटल इश्यूज़ रहेंगे, तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 3, 4 और 5 को, तो ये दौरान आपको कोई बहुत गलत डिसीज़न लेना पड़ सकता है, कोई बाध्यता आपके ऊपर रह सकती है किसी भी प्रकार की। 3, 4 और 5 को आपके कुछ बड़े खर्चे भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि कौन-कौन से अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से खराब दिन हैं। आप इस हिसाब से अपनी लाइफ़ को मैनेज कर सकते हैं इस मंथ के लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।